हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम के लिए भी आपको समाजशास्त्र का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और अब बात की जाए अगर यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स हैं, यानी कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स हैं ये। चूंकि ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आप जब पेपर्स देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, तो इनका वेटेज ज़्यादा रहता है, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ये उनके नोट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स देखने को आपको मिलेंगे, तो इनके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। वहीं पर थिंकर्स के अगर नोट्स की बात की जाए तो थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। यूपी पीजीटी के लिए जैसे कि आप सभी को बताया गया था, अगस्त में इसका विज्ञापन जारी होने वाला है। ठीक है, अगस्त में इसका विज्ञापन जारी होगा और इसके भी आपको कंप्लीट यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा यूपी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। वहीं पर सेकंड ग्रेड नोट्स की बात की जाए समाजशास्त्र की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड एचईओ, जितने भी आप में से लोग हैं, बच्चे हैं जो जिनका एचईओ का एग्जाम है, इसके लिए आप लोगों ने क्लासेस बोला था लेने को, तो ये क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। दोपहर 1 बजे ये क्लासेस होती हैं आपकी, मंडे टू सैटरडे चलती है ये क्लासेस। और अभी जो क्लासेस हो रही हैं इसकी, उसमें सोशल साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं आपके 8, उन पर क्लासेस हो रही हैं, जिसमें आपका समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी को कंप्लीट कराया गया है, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान को भी कंप्लीट करा दिया गया है, और अभी साइकोलॉजी यानी कि जो मनोविज्ञान है उससे संबंधित क्लासेस चल रही हैं। अभी इन सभी के क्लासेस का एक फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा एचईओ के नाम से। तो आप में से बहुत से बच्चे जो होंगे जिन्होंने नहीं देखी है अभी क्लासेस, तो या पहली बार अभी इस क्लास से जुड़ रहे हैं, तो वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर उस फोल्डर से सारी क्लासेस देख सकते हैं। अब यहाँ पर एचईओ के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स भी आ चुके हैं। इसमें आपका एचईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ये आपके एचईओ के नोट्स नए सिलेबस पर आधारित हैं। और अगर इसके प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो एचईओ का आपको प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर प्रश्न है, कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए.आर. देसाई है, पेजर है, मैकेवर है और दुर्खीम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए.आर. देसाई हो जाएगा। ठीक है, ए.आर. देसाई हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए.आर. देसाई कहते हैं कि जो भारतीय ग्रामीण समाज है उसमें जो भूमि का स्वामित्व है और जो उत्पादन के संबंध है, ये मुख्यतः किसके निर्माण का परिणाम है? वर्ग विभाजन का। ठीक है, वर्ग विभाजन के परिणाम स्वरूप ही
भारतीय ग्रामीण समाज में भूमि का स्वामित्व और जो उत्पादन का संबंध है वो हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय कृषि जो संबंध है उसमें जो इन्होंने कहा कि जो कैपिटलिज्म है यानी कि पूंजीवाद है, भारतीय कृषि में पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ रहा है, जिस वजह से इन्होंने कहा था कि जो किसान हैं हमारे और जो श्रमिक हैं उनका भी शोषण हो रहा है। तो इस तरह से कुछ अगर स्टेटमेंट दे करके पूछ लिया जाए प्रश्न तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और वहीं पर अगर दूसरी ओर अगर इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, ये कब आती है आपकी 1948 में आती है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। इसी में इन्होंने राष्ट्रवाद की बात की थी। और इसके अलावा एक पुस्तक है इनकी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये भी हो जाएगी इनकी AR देसाई की, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक पुस्तक है इनकी पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ठीक है, ये सब किसकी पुस्तकें हो जाएंगी आपको जो यहाँ पर बताई गई हैं देसाई की। एक आप याद रखें इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो बुक्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं ये AR देसाई की बताई गई हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस है यहाँ पर प्लेटो, मॉस्को, हेनरी फ्योल, मैकाले यहाँ पर दिया गया है। प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है, यह कथन किसका है? यहाँ पर सही क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हेनरी फ्योल हो जाएगा, ठीक है, हेनरी फ्योल हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है एकांतिक नाभिकीय परिवार, ये आपको एग्जाम में कई बार मतलब कि ये आपने प्रश्न भी देखा है, पूछा गया है और आपको क्लास में भी कई बार बताया गया है। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है। और ये अवधारणा पार्सन्स ने आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन के दौरान दी, ठीक है, आधुनिक अमेरिकीय परिवार पर इनका अध्ययन था, ठीक है, अमेरिकी परिवार पर इनका पार्सन्स का अध्ययन था और फिर इन्होंने एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। इसके अलावा अगर इनके दूसरे कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इन्होंने संस्थाकरण की अवधारणा दी है, ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा दी है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी है, द्वितीयक संस्था संस्थाकरण है। और इसके अलावा प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्रतिमानचर और इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, ये सभी इनके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पार्सन्स के द्वारा दिए गए हैं। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और रुग्ण भूमिका, ठीक है, रुग्ण भूमिका या बीमार भूमिका इस तरह से पूछा जाता है, तो ये भी पार्सन्स के द्वारा एग्जाम मतलब कि ये दिए गए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, तो इन पर ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं इनका। यहाँ पर पार्सन्स होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? श्रम का विभाजन, निजी संपत्ति की संस्था, वाणिज्य संबंधों का नगद गठजोड़ या फिर इनमें से सभी। मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा। और वेबर की बात की जाए, मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही में अलगाव की बात की थी, ठीक है, नौकरशाही में अलगाव की बात किसने की है? तो याद रखेंगे मैक्स वेबर ने नौकरशाही में अलगाव की बात की थी। आगे देखते हैं प्रश्न, घुरिये की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें भारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख है? भारतीय साधु, भारत में जाति व्यवस्था, भारत में जाति और नस्ल, भारत में रिश्तेदारी संगठन या हम कहें नातेदारी संगठन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी कास्ट एंड रेस इन इंडिया कब आती है? 1932 में आती है। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में ये पूछी जाती है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और एक आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इंडियन साधु दी गई है, ये भी इनकी ही पुस्तक है। एक याद रखें, फैमिली, चूंकि नई बुक्स अब ज़्यादा आ रही हैं, पुरानी वाली रिपीट नहीं हो रही हैं ज़्यादा। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये एक इनकी पुस्तक है जो कि 1955 में आती है, ठीक है। और एक है ये गॉड्स एंड मैन, ये भी किसी एग्जाम में आई थी शायद, में भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये पूछी जा चुकी है। और एक याद रखे आप, द शेड्यूल, ठीक है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये आती है आपके 1963 में, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में अक्सर ये बुक्स पूछ ली जाती है, ठीक है। और इन्हें अगर हम घुरिये की बात करें तो इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है, भारतीय समाजशास्त्र का। ऐसे समाजशास्त्र पूछा जाए समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्ट। भारतीय समाजशास्त्र का जनक पूछा जाए तो आप याद रखेंगे घुरिये को कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। द कोर्स ऑफ फिलोसफी जो कॉम्ट द्वारा लिखित पुस्तकों की एक श्रृंखला है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मिशेल फुकॉल्ट, हैरियट मार्टिनो, पियरे बोर्दियो, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या हो जाएगा? द कोर्स ऑफ फिलोसफी कॉम्ट के द्वारा बुक लिखी गई है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी भी है ना, जो 4 खंडों में आती है पुस्तक, इनके द्वारा लिखी गई है। यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर हैरियट मार्टिनो होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगस्त कॉम्ट का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? यहाँ पर प्रत्यक्षवाद की बात हो रही है। ऑप्शंस देख लीजिए, वास्तविक घटना, काल्पनिक घटना, अलौकिक भौतिकवाद यहाँ पर दिया गया है। अगस्त कॉम्ट का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वास्तविक घटना, ठीक है, वास्तविक घटना होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समाजशास्त्र को विज्ञान की तरह ये देखने की बात करते हैं, ठीक है, या विज्ञान बनाने का जो मतलब कि एक तरीके से समाजशास्त्र जो विषय है, विज्ञान है, उसको मतलब कि समाजशास्त्र जो विषय है इसको विज्ञान बनाने का इन्होंने प्रयास किया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि इसमें केवल उन्हीं घटनाओं, समस्याओं या तथ्यों को महत्व दिया, उनका अध्ययन करने की बात की जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उसका हम अवलोकन कर सके, जैसे साइंस में होता है, विज्ञान में, ठीक है, तभी ये समाजशास्त्र क्या बन पाएगा? एक विज्ञान बन पाएगा, ठीक है। ये इनका कहना था प्रत्यक्षवाद। और ये इनके क्या कहते हैं, इनके जो गुरु थे सेंट साइमन, इनसे ये प्रभावित थे। और इनके अगर कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद की एक अवधारणा दी थी, साथ ही इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण भी दिया था, ठीक है, इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण भी दिया था। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय। इसके अलावा ज्ञान के 3 नियम या अवस्था इनके द्वारा दी गई है। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी या प्रत्यक्षवाद, ये सही क्रम में लगाने को भी आता है एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं।
कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित सामाजिक गतिशीलता का विचार संदर्भित करता है। समाजशास्त्र, सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विचार यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सोशल चेंज होगा, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति को समझाने के लिए इन्होंने सामाजिक गतिकी का सिद्धांत दिया था, गतिकी का विचार दिया था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सोशल चेंज होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने धर्म को नाम दिया, भगवान, पैसा, पूजा या मानवता। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने समाजशास्त्र में मानवता के धर्म की बात की थी, तो यहाँ पर मानवता हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में मानना है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जिन्सबर्ग, सिमेल, ऑकबर्न, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में मानना है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? दुर्खीम। ठीक है, सोशल फैक्ट की बात किसने की थी? दुर्खीम ने की थी। अब यहाँ पर दुर्खीम की अगर हम अवधारणाओं की बात कर ले, ठीक है, अवधारणाओं की बात कर ले दुर्खीम की, तो यहाँ पर इन्होंने श्रम का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, श्रम का सामाजिक विभाजन सिद्धांत। ठीक है, श्रम का सामाजिक विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसके अलावा इनकी एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। अब दुर्खीम से पहले जो जितने भी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए थे, उन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है, इसे आप याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। और इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, टोटेमवाद की अवधारणा दी है। और अगर इनके और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इन्होंने यांत्रिक एकता, ठीक है, यांत्रिक एकता व साविवी एकता की बात की है। आत्महत्या, सुसाइड का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, आत्महत्या की बात इन्होंने की है, जिसमें चार प्रकार आत्महत्या के बताए थे। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये दुर्खीम के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, जब दुर्खीम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है, उनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर। ठीक है, कहाँ पर रहा है? अरुंटा जनजाति कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है, इसे याद रखेंगे, इस पर प्रश्न बनता है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर दुर्खीम का अध्ययन रहा है। वहां पर इन्होंने धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो किसे बताया था? टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, किसे बताया है दुर्खीम ने? तो टोटेमवाद को बताया था। यहाँ पर याद रखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जाते हैं। दुर्खीम यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं द सोशल सिस्टम 1951, ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये किसकी बुक हो जाएगी? किसकी हो जाएगी द सोशल सिस्टम? द सोशल सिस्टम किसकी है? पार्सन्स की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। इसके अलावा आप याद रखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में आती है। ये किसकी है? ये हो जाएगी पार्सन्स की। ठीक है, इसमें सामाजिक क्रिया की इन्होंने बात की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये आप याद रखें। ये स्मिल्सर के साथ इन्होंने लिखी है। ठीक है, कब आती है? 1956 में ये आती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। एक है आपकी द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। ठीक है, ये आपकी आएगी 1971 में। ठीक है, 1971 में द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। ये सारी जो बुक्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं किसकी है? पार्सन्स की है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैचारिक द्वंद्व डीपी मुखर्जी की रचनाओं में मुख्य रूप से दिखाई देता है? व्यक्ति बनाम समाज, विशिष्ट बनाम सामान्य, परंपरा बनाम आधुनिकता, या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा विचार है, वैचारिक द्वंद्व है, जो डीपी मुखर्जी की रचनाओं में मुख्य रूप से दिखाई देता है? डीपी मुखर्जी यानी कि डूजर्टी प्रसाद मुखर्जी,
तो यहाँ पर ये सारे होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किसने लिखी? रॉबर्ट बियरस्टेड, एम.एस. निमकॉफ, मुजफ्फर शेरिफ, डब्ल्यू.जी. ऑगबन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स किसकी हो जाएगी? ये किसकी हो जाएगी? द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स मुजफ्फर शेरिफ। ठीक है, मुजफ्फर शेरिफ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सार्वजनिक मुद्दों जैसे अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? समाजशास्त्री कल्पना, शिकागो स्कूल, सिंथेटिक स्कूल, औपचारिक स्कूल यहाँ पर दिया गया है। जो सामाजिक समस्याएं हैं, विचलन है, अपराध है, नगरीय समस्याएं, इन सभी से संबंधित जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आएगा? हमारा शिकागो स्कूल। ठीक है, शिकागो स्कूल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? देसाई, पेजर, मैकेवर, दुर्खीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। कृषि संबंध में ये रिपीट हुआ है, यहाँ पर A.R. देसाई होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं, केवल हिंसक तरीके से, शिक्षा द्वारा, केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा, या फिर बुर्जुआ वर्ग को मारकर। मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकते हैं, इनमें से कौन सा कारक है जो सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकता है? विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर आपका सी होगा सही। दुर्खीम के अनुसार अपवित्र का संबंध सामान्य जीवन से है, जबकि पवित्र का संबंध है, ऑप्शन देखिए, अलौकिक, मुंडेन, रोजमर्रा की गतिविधियां, पावर यहाँ पर दिया गया है। अपवित्र का संबंध सामान्य जीवन से है, पवित्र का संबंध यहाँ पर क्या होगा? अलौकिक से। ठीक है, अलौकिक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, धर्म या आध्यात्मिकता से। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, और जितनी भी समाज में वस्तुएं हैं उनको दो श्रेणियों या दो भागों में विभाजित किया था, पवित्र और अपवित्र। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सकारात्मक यथार्थवादी इसमें विश्वास करते हैं। निरपेक्ष मूल्य, वस्तुनिष्ठ मूल्य, आकस्मिक मूल्य, व्यक्तिपरक मूल्य यहाँ पर दिया गया है। सकारात्मक यथार्थवादी इनमें से किसमें विश्वास करते हैं? यहाँ पर वस्तुनिष्ठ मूल्य होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ मूल्य हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट का सकारात्मक वाद किस पर आधारित है? ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये वास्तविक घटना हो जाएगा, प्रत्यक्षवाद की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। कॉम्ट के अनुसार कौन सा 3 चरणों के नियम का हिस्सा नहीं है? 3 चरणों के जो नियम है उनका पार्ट नहीं है, या यहाँ पर यूं कहा जाए ज्ञान के 3 स्तर या ज्ञान की 3 अवस्थाओं की यहाँ पर बात हो रही है। ज्ञान के 3 नियम या 3 स्तरों की यहाँ पर बात हो रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण, काया पलट चरण, सकारात्मक चरण। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर काया पलट हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करते हैं? ये भी रिपीट हुआ है, शिकागो स्कूल। चलिए अब यहाँ पर देखिए, राइट मिल्स एक
समाजशास्त्री थे? अमेरिकन, ब्रिटेन, रूसी, फ्रेंच यहाँ पर दिया गया है। सी राइट मिल्स कैसे समाजशास्त्री थे? मतलब कि अमेरिकन थे, ब्रिटेन, रूसी, फ्रेंच। तो यहाँ पर अमेरिकन हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी शक्ति संरचना पर इनका अध्ययन रहा है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी शक्ति संरचना पर इन्होंने अध्ययन किया है, अमेरिकी शक्ति संरचना पर इनका अध्ययन रहा है। इनकी पुस्तकों की बात की जाए जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, व्हाइट कॉलर, ठीक है, व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडल क्लासेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस हो जाएगी। वहीं पर द न्यू मैन ऑफ पावर, द न्यू मैन ऑफ पावर हो जाएगी इनकी बुक, द न्यू मैन ऑफ पावर, ये हो जाएगी। द पावर इलिट है इनकी, ठीक है, द पावर इलिट हो जाएगी। ये हो जाएगी द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन हो जाएगी। ये सारी इनकी बुक्स हैं। ठीक है, ये 1959 में आती है। पावर इलिट आती है आपकी 1956 में। ठीक है, द न्यू मैन ऑफ पावर 1948 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। व्हाइट कॉलर की बात की जाए तो ये आपकी 1951 में आएगी। ठीक है, देखिए, द व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस 1951, द न्यू मैन ऑफ पावर 1948, द पावर इलिट 1956, द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959। ठीक है, ये सारी जो बुक्स हो जाएंगी ये मिल्स के द्वारा बताई गई हैं। मिल्स का अध्ययन किस पर रहा है? अमेरिकी शक्ति संरचना पर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, फील्ड वर्क इस तरह से पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज किसने लिखी? फोकवेज किसकी पुस्तक है? फोकवेज किसकी पुस्तक है? कब आती है? फोकवेज किसकी है? फोकवेज किसकी है? समनर की है, 1906 में आती है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। और इन्होंने नृजाति केंद्रवाद का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, नृजाति केंद्रवाद का कॉन्सेप्ट दिया है। संस्था की बात की है, संस्था का उद्विकास या संस्था का उद्भव, है ना, या केवल संस्था इस तरह से पूछ लिया जाए तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अंतः समूह, ठीक है, अंतः समूह व बाह्य समूह का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है। इन ग्रुप व आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी समनर के द्वारा दिया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? कूले, सेमेल, अगस्त कॉम्ट या फिर इनमें से एक से अधिक? स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? कौन इसके जनक है? यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, सिमेल। ठीक है, सिमेल है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के जनक में। और इसके अलावा अगर समर्थक की बात की जाए, ठीक है, समर्थक की बात की जाए तो आप याद रखेंगे वॉन वीस। ठीक है, वॉन वीस का नाम, वीरकांत का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, मैक्स वेबर भी इसमें आ जाएंगे, मैक्स वेबर, रॉस आ जाएंगे, पार्क व बर्गेस भी आ जाएंगे यहीं पर। ठीक है, तो ये सभी हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें आप याद रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं, यह कहलाती है, ये कैसी प्रक्रिया कहलाएगी? ऑप्शंस में है प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग या फिर इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। सामाजिक अंतःक्रिया का वह स्वरूप जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट तो कहेंगे नहीं उसे हम, सहयोग भी नहीं है, ये किस में आएगा? कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन में आएगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा था? प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसके द्वारा कहा गया था? वेबर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, किसने कहा था? वेबर ने कहा था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, ये दोनों जो प्रक्रिया हैं ये किस में आएगी? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में।
असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? गिलेन एंड गिलेन, गिडेंस, समनर या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन का है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।